नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम आप और कानून में। साथियों, हम आप और कानून इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कानून की विभिन्न जानकारियां देते हैं। एक अच्छा मार्गदर्शन इस कार्यक्रम के जरिए हमें भी मिलता है इस कार्यक्रम के द्वारा। और साथियों, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य ये जानना तो बहुत ज़रूरी ही है। साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि कानून कब क्या कहता है और पता नहीं कब हमें किस मोड़ पर, किस पड़ाव पर कानून की जानकारी मिल जाए। तो आइए आपको ऐसी ही चीज़ों से हम रूबरू कराते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में हम आप और कानून में। शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। हमारा आज का विषय है नालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्कीम पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना। नालसा के गिरफ्तारी पूर्व, गिरफ्तारी एवं रिमांड स्टेज पर विधिक सेवाएं एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित उन्मुक्त अभियान के संबंध में। तो इन विषयों पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत आपसे हम शुरू करें इसके पहले आपका परिचय कराते हैं आज के हमारे मेहमान से। आज हमारे बीच इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रशांत कुमार देवांगन, व्यवहार न्यायाधीश दुर्ग। प्रशांत कुमार देवांगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, जैसे कि आज का हमारा विषय ही है नालसा से जुड़ा हुआ, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस वक्त हमारे दर्शकों के मन में भी होंगे, मेरे भी जहन में बहुत से सवाल हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत उलझ गए हैं और उससे निकलने का कोई तोड़ हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमें विधिक जानकारी नहीं है। तो आज का जो कार्यक्रम है और आज का जो विषय है, मुझे लगता है कि हमें, हमारे दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी सर कि पीड़ित किसे कहते हैं? मैं सबसे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और पीड़ित से हर वो व्यक्ति जो किसी अपराध से जिसको हानि या क्षति हुई है, उस व्यक्ति को हम पीड़ित कह सकते हैं। किसी भी अपराध, जब कोई अपराध होता है तो जब मान लो किसी व्यक्ति को चोट लग गई, चोट लगने के कारण वो अक्षम हो गया, वो अपने सामान्य कार्य काज करने में असमर्थ है, तो वो तो पीड़ित है ही है। साथ ही साथ उसके जो आश्रित हैं या उस पे जो डिपेंडेंट है वो भी पीड़ित की परिभाषा में आते हैं। जी, पीड़ित मतलब जिसको किसी अपराध के कारण शारीरिक, आर्थिक या मानसिक क्षति हुई है या उसके उत्तराधिकारी जो उस पर डिपेंडेंट है, ये पीड़ित की परिभाषा में आते हैं। आपने कहा कि पीड़ित की परिभाषा ये है, तो पीड़ित को कहाँ परिभाषित किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 2 की परिभाषा खंड में पीड़ित को परिभाषित किया गया है। पीड़ित, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीड़ित जो किसी अपराध के कारण किसी भी प्रकार की क्षति, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक, जिसको क्षति हुई है या उसके आश्रित, पीड़ित के शब्द में, पीड़ित के अंतर्गत आते हैं, जिसको धारा 2 के परिभाषा खंड में परिभाषित किया गया है। जी, ये तो पीड़ित की परिभाषा और उसके जिस तरह से परिभाषित किया गया है, जैसा आपने बताया कि धारा खंड 2 में, तो सर ये तो कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसे हम पीड़ित कहेंगे। तो यदि वो क्षतिग्रस्त हुआ है तो इसके लिए ही शायद पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना बनाई गई है। ये क्या है सर, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना? पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 357A में नया उपबंध जोड़ा गया है। पहले क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है तो उसका विचारण होता था। विचारण होने के बाद निर्णय के स्तर पर अगर दोष सिद्धि की जाती थी तो पीड़ित को कुछ क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाती थी। जो पीड़ित व्यक्ति है उसको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, जिसके लिए सरकार ने एक नया संशोधन करके कानून में धारा 357A समायोजित किया, जिसके तहत इस धारा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही कोई अपराध हुआ और अपराध के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक क्षति हुई, तो इस धारा 357 में पहले अपराधी का होना जरूरी होता था, मतलब उसमें अपराधी की पहचान होना जरूरी होता था। लेकिन धारा 357A जो नया संशोधन है, अगर इसमें अपराधी का पहचान नहीं होता या उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती, तो भी पीड़ित या उसके आश्रित हैं वो पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत क्षतिपूर्ति की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किया गया है शासन की ओर से कि अगर कोई पीड़ित है, भले ही उसमें अपराधी का पता ना चले, लेकिन पीड़ित की शिनाख्त हो जाती है कि वास्तव में इसे उस अपराध के कारण क्षति हुई है, तो वह
पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत शासन से राशि प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी धारा है आपने जैसा बताया, क्योंकि इसमें समय भी कम लग रहा है और जैसा आपने बताया कि यदि नहीं भी सिद्ध होता कि दोषी कौन है, उसके बावजूद यदि पता चल रहा है कि हाँ इसे ये क्षतिग्रस्त है पीड़ित, तो उसे एक क्षतिपूर्ति राशि मिल सकती है। सर, इसी तरह से पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि, ये क्या चीज़ है सर? जैसे ही धारा 357A अस्तित्व में आया, इसके साथ ही सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से एक निधि की स्थापना की थी। इस निधि का संचालन गृह विभाग, राज्य सरकार की गृह विभाग के अंतर्गत होता है जी। इसमें जब गवर्नमेंट जो बजट पारित करती है, तो बजट के साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत एक निश्चित राशि सेंशन की जाती है। ये राशि प्रत्येक जिले के कलेक्टर को उनकी आवश्यकता अनुसार, बड़े जिले हैं तो थोड़े ज़्यादा राशि, छोटे जिले हैं तो कम राशि, तो जितने जिले हैं उनके अनुसार कलेक्टरों को दिया जाता है। जो जिले के कलेक्टर होते हैं इन्हीं राशि से पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान करते हैं। इस प्रत्येक 3 महीने में जो कलेक्टर है इसकी विवरणी राज्य शासन को वो भेजते हैं। तो एक पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के समन्वय से होता है, जो कलेक्टर के माध्यम से जो हितग्राही हैं उनको बांटा जाता है। जी, तो सालाना इस तरह से एक निधि बना के रखी जाती है और उसके अंतर्गत ही क्षतिपूर्ति दी जाती है। जी सर, ये तो क्षतिपूर्ति की बात हुई। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो पीड़ित क्षतिपूर्ति के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि पाने के हकदार होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के अंतर्गत राशि प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। प्रत्येक वे व्यक्ति जिन्हें किसी भी अपराध के कारण किसी भी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या किसी भी प्रकार की हानि हुई है, या उसके आश्रित जो हैं वो पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जैसे ही कोई अपराध होता है उनको प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाना पड़ता है। और उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई हो और अनुसंधान में सहयोग किया हो। ये 2 बेसिक नीड है। अगर कोई अपराध हुआ है और किसी ने उसकी तिला ही नहीं दी है तो वो हो सकता है कि उस राशि से वंचित हो जाए, लेकिन जैसे ही कोई अपराध हुआ, उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई और उसने अनुसंधान के दौरान सहयोग किया है, तो वो व्यक्ति और उसके आश्रित जो है पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के अंतर्गत राशि प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। यानी सबसे पहले ज़रूरी है कि कुछ हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है और इसका आपको हर्जाना मिलना चाहिए, तो आपको सबसे पहले FIR कराना है और कानून के साथ होना है। जी, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई सर। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि ये क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए क्या कोई परिसीमा है? हाँ, पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की परिसीमा 1 वर्ष है। जैसे ही कोई अपराध हुआ है तो जो इसके हितग्राही हैं या जो विक्टिम, जिसको हम पीड़ित कह सकते हैं, उनको 1 वर्ष के समय सीमा के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पीड़ित क्षतिपूर्ति प्रतिकर योजना के तहत राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। वो 1 वर्ष के अंदर ही उनको आवेदन करना है। अगर वो 1 वर्ष के बाद आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाता। ये 1 वर्ष की सीमा कानून में ही निर्धारित की गई है। सर, जैसा आपने बताया कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर अप्लाई कर देता है और समय सीमा और सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, लेकिन यदि प्राधिकरण द्वारा ही किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को किसी तरह का कोई अन्य अधिकार प्राप्त है क्या? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी, जैसे ही कोई अपराध हुआ और किसी पीड़ित ने या उसके आश्रित ने पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपना आवेदन पेश किया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उस आवेदन की जांच करता है, आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करता है और उनको लगता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लगता है कि ये जो पीड़ित हैं ये इस स्कीम के तहत राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं और किसी वजह से वो उनका आवेदन निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति को एक अन्य अधिकार उपलब्ध है। वह 90 दिन के भीतर, जिस दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उनका आवेदन खारिज किया है, उसके 90 दिन के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में अपील कर सकते हैं। ये भी उनका बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, अपील करने का। राज्य में एक बार उन्हें पुनः आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुनः उसकी जांच करता है, उनकी सुनवाई करता है और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को लगता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने
त्रुटि की है या लगता है कि वास्तव में पीड़ित जो है प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है, तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से उनको क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हो जाती है। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग रुक जाते हैं कि नहीं, अब तो यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ के क्या करेंगे। ये बहुत अच्छा आपने बताया हमें कि हमारे पास एक अधिकार और है कि हम आगे जाके भी उसके लिए अपील कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जो पीड़ित हैं, जिन्हें हम क्षतिपूर्ति दे रहे हैं या उसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उन्हें कितना प्रतिकर यानी हर्जाना मिल सकता है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जैसे ही कोई अपराध होता है, अलग अलग अपराध के लिए, अलग अलग शारीरिक क्षति के लिए सरकार ने अलग अलग राशि तय की है। जैसे किसी व्यक्ति की जीवन की क्षति होती है, किसी भी वजह से अगर वो उसकी जीवन की क्षति हो गई है, तो अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि वो प्राप्त कर सकता है। जी। एसिड अटैक के मामले में 50,000 रुपए तक की अधिकतम राशि प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह अगर कोई अवयस्क 18 वर्ष से कम आयु के कोई बालक हैं, उनके साथ अगर बलात्कार हो गया है, तो अधिकतर 3 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई वयस्क व्यक्ति है, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के साथ अगर बलात्कार हो गया है, तो 1 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति की राशि वो प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अगर किसी के अंग विच्छेद हो गए हैं या वो डिसेबल हो गया है, 40% से कम है, तो वो 40,000 रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकता है। साधारण चोट और मामूली अगर साधारण चोट है, तो वो अधिकतम 10,000 रुपए की राशि वो प्राप्त कर सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से। यानी अलग अलग के लिए अलग अलग हर्जाना की राशि फिक्स है। लेकिन यही कंडीशन है सर कि आपका कुछ भी हुआ है तो एक परिसीमा जो आपको मिली है कानून के द्वारा, 1 साल की जो अवधि है, उस 1 साल की अवधि के भीतर आप निर्धारित समय और प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। सर, अब आपसे जानना चाहूँगी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के पूर्व क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, सबसे पहले उसको अपने गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। कोई भी पुलिस अधिकारी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, तो उसकी ये बाध्यता है कि उस व्यक्ति को बताए कि किन कारणों से उनको गिरफ्तार किया गया है। सर्वप्रथम वो अपनी गिरफ्तारी के कारण जान सकता है। दूसरी बात, वो अपने पसंद के वकील से परामर्श कर सकता है और उनसे अपनी प्रतिरक्षा करवा सकता है। तीसरी बात है, उसको निःशुल्क विधिक सहायता की पात्रता है। अगर वो किसी वजह से अपने खर्च पर, स्वयं के खर्च पर अगर वो अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ हैं, तो उनको जैसे ही वो गिरफ्तार होते हैं, तो उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, तो उसको ये भी अधिकार है कि अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने द्वारा नामित व्यक्ति, चाहे वो उसके रिश्तेदार हो, मित्र हो, परिजन हो, कोई भी हो, गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों तक पहुंचे, इस चीज के भी उनको अधिकार प्राप्त हैं। चौथा अधिकार है उनको अपना चिकित्सा परीक्षण कराने का। आरोपी जैसे ही गिरफ्तार होता है, वो पुलिस अधिकारी से निवेदन कर सकता है कि आप मेरा चिकित्सा परीक्षण कराएं। पांचवा अधिकार है, जो भी पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करके रखा है, उसके शरीर और स्वास्थ्य की संपूर्ण सुरक्षा की लायबिलिटी जो है उस पुलिस अधिकारी पे है। मतलब अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने का अधिकार भी गिरफ्तारी के दौरान किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यानी बहुत सारे अधिकार हैं जो गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति के पास हैं, और यदि वो उनका सही समय में फ़ायदा उठा लेता है, तो निश्चित रूप से उन्हें आगे भी उसका बहुत फ़ायदा मिल सकता है। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जानकारी। अब पूछना चाहूँगी कि किसी व्यक्ति को जैसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उस समय उसे किस तरह के कानूनी अधिकार प्राप्त हैं? जैसे ही कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है, सबसे पहले उनको उसकी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी की 24 घंटे के अंदर, जैसे ही पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार किया है, उसके 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। 24 घंटे से अधिक की निरोध या 24 घंटे से अधिक अवधि तक पुलिस वाला बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पास नहीं रख सकता। मतलब गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना होता है। 24 घंटे की जो समय है, उसमें जो यात्रा के लिए जो आवश्यक समय है वो घटा दी जाती है। सपोज किसी व्यक्ति को बहुत दूर से गिरफ्तार किए हैं और उसको लाने में ही 2 दिन लग गए, तो वो 2 दिन की अवधि वो 24 घंटे में काउंट नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचा, तो उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। यानी वर्किंग आवर्स को देखा जाता है एक तरह से। जी, बहुत अच्छी बात सर आपने हमें बताई। क्या कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार है रिमांड स्तर पर, तो क्या उसे विधिक सहायता मिल सकती है? जी, ये बहुत ही जो है गिरफ्तार व्यक्ति के
ये कहिए कि ये मूल अधिकार हैं। जैसे ही वो गिरफ्तार होता है और न्यायालय के समक्ष पेश होता है, रिमांड, सबसे पहले मैं बता दूं रिमांड क्या होता है। हाँ जी। पुलिस वाला जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो न्यायालय के समक्ष पेश होता है। अगर जमानती अपराध है तो वो थाने से ही जमानत में छूट जाता है, या न्यायालय के समक्ष पेश होता है तो न्यायालय उसे जमानत पे छोड़ देती है। लेकिन अजमानती अपराध में पुलिस वाला उसको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है। मजिस्ट्रेट उसको सुनता है, पढ़ता है, उनके केस डायरी को पढ़ता है, और उनको लगता है कि जमानत देना चाहिए तो मजिस्ट्रेट जमानत दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि इसको जमानत की पात्रता नहीं है या अनुसंधान जारी है तो उसको वो न्यायिक हिरासत में निकटतम जो कारागार है वहां भेज देते हैं। तो जो कारागार की अवधि है, इन्वेस्टिगेशन की अवधि है, इसको रिमांड स्तर कहते हैं। जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के पास आता है, उसके उसी समय से जो है विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार जीवित हो जाते हैं। प्रत्येक रिमांड न्यायालय में रिमांड प्रतिधारक अधिवक्ता शासन द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो किसी भी कारण से, अशिक्षा, अज्ञानता या गरीबी के कारण से अपने लिए अधिवक्ता मुकर्रर नहीं कर सकते, तो वहाँ पर रिमांड अधिवक्ता उपलब्ध रहते हैं। वो उनको जो विधिक सहायता, विधिक सलाह और उनकी ओर से वो पैरवी भी करते हैं। रिमांड स्तर से ही किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार उनको प्राप्त हैं। सर, ये बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई कि रिमांड स्तर पर भी किसी व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सकती है। ये एक बहुत अच्छा पहलू भी है सर कानून का, कि जिनको जानकारी है, जिनको जानकारी नहीं भी है, उनके लिए भी इस तरह की सुविधाएं हमारे पास हैं। बहुत अच्छी बात सर आपने हमें बताई। सर, आगे बढ़ती हूँ, ये पूछना चाहूँगी कि क्या गिरफ्तार व्यक्ति को जो किसी बाध्यता के कारण कारागार में है, किसी कारण से अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, जागरूक नहीं है, तो क्या वो भी विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल। निःशुल्क विधिक सहायता गिरफ्तार व्यक्ति का न केवल मूल अधिकार है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार भी है। जी। जैसे ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार है और उसके साधन या वो उतना सक्षम नहीं है कि वो अपने लिए अधिवक्ता मुकर्रर कर सके, या उसकी परिवार की स्थिति इतनी नहीं है, या किसी अज्ञानता बस उसको नहीं मालूम है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार है, यहाँ पर न्यायालय की जवाबदारी होती है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार है, अभिरक्षाधीन है, तो ये न्यायालय की लायबिलिटी है कि उसको पूछे कि क्या वो अपने लिए अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि मैं अपने खर्चे पर या अपने साधनों से अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकता, तो ये न्यायालय की लायबिलिटी है कि शासन के खर्चे पर उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क जो है शासन के व्यय पर अधिवक्ता प्रदान करे। ये बहुत अच्छी बात है सर। मतलब मुझे लगता है कि साधारण तौर पे लोगों को इस चीज़ की जानकारी ही नहीं होती कि इतने अधिकार हैं और इतनी विधिक सहायता है, और वो भी निःशुल्क हमें प्राप्त है। सर, गिरफ्तार व्यक्ति की ही अगर हम बात करें तो गिरफ्तार व्यक्ति के लिए संविधान में, गिरफ्तार व्यक्ति को संविधान में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया है, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी के कारणों के जानने का अधिकार है, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है उसको, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है, अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का और उनसे अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध है संविधान के तहत। सर, अब हम बात करें उन्मुक्त अभियान की, जैसा हमारा विषय भी है आज का। उन्मुक्त अभियान क्या है? जी, उन्मुक्त अभियान जो है राज्य शासन द्वारा चालू की गई है। उन्मुक्त अभियान समानता उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनको न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास का सजा दिया जा चुका है। मतलब जो कन्विक्ट हैं, जिनको किसी भी अपराध के लिए आजीवन कारावास का सजा दिया गया है, उन व्यक्तियों के लिए उन्मुक्त अभियान चालू किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जिनको न्यायालय ने आजीवन कारावास का सजा दिया है और उन्होंने 14 साल की अवधि जेल में व्यतीत कर ली है, तो उन्मुक्त अभियान के तहत ऐसे लोगों को जिन्होंने 14 साल की आयु प्राप्त कर ली, 14 साल की आयु जेल में व्यतीत कर ली है, उनको समय पूर्व छोड़े जाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चालू की गई है माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर। तो ये उन्मुक्त उन्हीं लोगों के लिए है जो आजीवन कारावास के अधीन दंडाधित हुए हैं, उनके लिए। सर, ये तो बहुत अच्छी योजना है एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि 14 वर्ष उन्होंने सजा काट ली है। उसके बाद यदि वो चाहते हैं कि आगे का जीवन सुख में वो बिताना चाहते हैं कानून की हद में रहकर, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अभियान है ये। सर, इसका प्रारंभ किस तरह से प्रारंभ किया गया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश 7/7/2021 को अपने एक निर्णय में उन्मुक्त अभियान के तहत एक दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में 4 चरण में इसके तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम जेल अधीक्षक जो है
उन कैदियों की सूची तैयार करेगा जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई है और जिन्होंने अपनी 14 वर्ष की आयु कारावास में व्यतीत कर ली है। इसमें सूची तैयार करने के बाद इन सूचियों को वो अपने उच्च अधिकारी जो जेल मुख्यालय में होते हैं, जेल आईजी है ना, उनको प्रेषित करते हैं। वो फिर उसमें स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी करने के बाद आवश्यक जो दस्तावेज है वो एक कलेक्ट करते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट को भेज देते हैं। फिर राज्य सरकार इस पे तय करती है कि जो नाम उनके पास आए हैं उसमें से कौन कौन से व्यक्ति उन्मुक्त अभियान के तहत छोड़े जाने के पात्र हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें तय करती है जो पात्र हैं उनको उन्मुक्त अभियान के तहत समय पूर्व रिहा किया जाता है और जिन प्रकरणों को स्टेट गवर्नमेंट समझती है कि ये पात्र नहीं है तो उनका आवेदन जो है नामंजूर कर दिया जाता है। जी सर, जैसा आपने बताया पात्रता की बात की कि जो पात्र हैं या जो अपात्र हैं, तो उन्मुक्त अभियान के तहत पात्र कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, उन्मुक्त अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति जिनको आजीवन कारावास हुआ है और जिन्होंने 14 वर्ष की आयु जेल में व्यतीत कर लिया है, वो सभी व्यक्ति उन्मुक्त अभियान के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। बाकी इनको छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए या इनको समय पूर्व रिहा किया जाए या ना किया जाए, इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार के हाथ में होता है। वो राज्य सरकार का डिसीजन होता है। कोई भी कैदी जो जेल में रहता है और जिनके अच्छे चाल चलन हैं वो समय पूर्व रिहा होने के पात्र होते हैं जी, और उनको छोड़ दिया जाता है जी। ये उन्मुक्त अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कौन कौन सी भूमिका होती है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है उन्मुक्त अभियान के तहत जी। जेल अधीक्षक जो है, जो सूची तैयार करता है उन्मुक्त अभियान के तहत जो कैदियों की सूची तैयार करता है, उसमें जिला विधिक प्राधिकरण 2 पैरा लीगल वॉलंटियर की नियुक्ति करती है। पहला लीगल वॉलंटियर जो है जेल अधीक्षक के साथ उन कैदियों को चिन्हांकित करने में और पहचान करने में सहायता करते हैं जो उन्मुक्त अभियान के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं और उनको उनके अधिकारों के बारे में कि आपको आजीवन कारावास की सजा हुई है और आपने 14 वर्ष व्यतीत कर ली है, तो आप जो है उन्मुक्त अभियान के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनको उपलब्ध कराती है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वे आवेदन भी कर सकते हैं कि हमें उन्मुक्त अभियान के तहत समय पूर्व रिहा किया जाए। ये वो आवेदन भी कर सकते हैं। ये जी सर, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। उन्मुक्त अभियान के तहत सर प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट किसे भेजेगी? उन्मुक्त अभियान के तहत प्राधिकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, अपनी रिपोर्ट राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजती है। प्रत्येक 4 महीनों में इसकी समीक्षा होती है। प्रत्येक 4 महीनों में जब इनकी रिपोर्ट तैयार की जानी होती है कि किनको समय पूर्व रिहा होने की पात्रता है या किनको नहीं है, तो इसके लिए भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक PLV पैरा लीगल वॉलंटियर और एक जो है पैनल लॉयर की नियुक्ति करती है जो उन व्यक्तियों की या उन प्रकरणों को चिन्हांकित करते हैं जो उन्मुक्त अभियान के लाभ लेने के या उन्मुक्त अभियान के तहत समय पूर्व जो है उन्मोचित होने के पात्र हैं और ये भी अपनी जो रिपोर्ट तैयार करके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ अपनी जो रिपोर्ट है वो साझा करते हैं। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने हमने बताई और आज हमारा जो विषय भी था वो निश्चित रूप से आपकी जानकारियों से, आपके मार्गदर्शन से हमारे दर्शकों को लाभ पहुंचेगा। सर, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूँगा कि प्रत्येक जिला न्यायालय में, प्रत्येक जिला चाहे वो कोई भी जिला हो, प्रत्येक जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नामक एक संस्था या एक ऑफिस कार्यरत होती है जो केवल विधिक सहायता के क्षेत्र में काम करती है। कोई भी व्यक्ति जिनको किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह, सहायता, मशवरा चाहिए, वो किसी न्यायालयीन समय में और कार्यालयीन समय में कभी भी आके किसी भी वहाँ हमारे ऑफिसर्स रहते हैं, उनसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ अपने लिए एडवोकेट शासन के खर्च पे वकील प्राप्त कर सकते हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न केवल निःशुल्क विधिक क्षेत्र में निःशुल्क विधिक सहायता के क्षेत्र में काम करती है, बल्कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो समाज सेवा है और जो व्यक्तियों के उनके अधिकारों के बारे में जानकारी, जो लीगल अवेयरनेस, लीगल एड के अलावा लीगल अवेयरनेस का काम भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करती है। तो जो कानून के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं वो विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निःशुल्क विधिक सेवा या निःशुल्क विधिक सहायता वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में आके प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी और आज का हमारा विषय भी बहुत ही अच्छा था। श्री प्रशांत कुमार देवांगन जी, आप यहाँ आए और हमारे साथ इतने अच्छे विचारों को, अपने कानूनी जानकारियों को साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, देखा आपने आज का हम आप और कानून, ये बहुत अनेक अनेक पहलुओं से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिली होंगी। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि थोड़े से जागरूक हम खुद भी हो जाएं, ताकि विधिक जो निःशुल्क जानकारियाँ हैं, विधिक सहायता जो निःशुल्क हमें मिल रही हैं, हम उनका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।